नमस्कार दोस्तों, आज सुनील शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग डीएसएस यानी डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ और एमसीक्यूज़ देखेंगे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी ऐड रहेंगे और एक एक न्यूमेरिकल को डिटेल में हम लोग समझते हुए जाएंगे, ठीक है ना। मैं जो भी एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ केवल आपको उसके आंसर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि वो क्यों कैसे हुआ है इस पर भी बात करते। चाहे आप डीएसएस अभी तक पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी अगर पढ़े हैं, ऊपर ऊपर से भी पढ़े हैं, तब भी आपको एमसीक्यू समझ में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड, मतलब एक प्लेट है जो चौड़ी है 30 सेंटीमीटर, बोला है एंड 10 मिलीमीटर थिक, यानी 10 मिलीमीटर उसकी क्या है, मोटाई है, ठीक है। बोला रिवेट, वो रिवर नहीं है बल्कि वो यहाँ पे टी रहेगा, वो रिवेट है, ठीक है ना। इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, वो क्या रहेगा आपका टी है, मतलब रिवेट है, ठीक है ना। तो उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर ऑफ 18 मिलीमीटर इज ड्रिवन द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज, मतलब समझिए कि प्लेट कुछ इस टाइप से है, मतलब प्लेट कुछ इस टाइप से है, चौड़ी है काफ़ी, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो है वो ये इसकी जो है वो थिकनेस है, ये यहाँ से यहाँ तक उसकी जो है वो थिकनेस है, और वो है 30 सेंटीमीटर वाइड यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बीच में जो है बोल रहा है कि एक रिवेट कटा हुआ है, कितने डाया का ये रिवेट है। तो अच्छा देखिए, अगर ये प्लेट ऐसे हम इसको समझें कि ये प्लेट कुछ थिक है और ये प्लेट कुछ थिक है, कुछ ऐसे है, सपोज करिए ये प्लेट ऐसे है और इसमें जो है ये रिवेट कटा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की अभी बात करें कि ये वाला जो इसका एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना है, यही तो बात करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है वो कितना है। तो कहेंगे कि प्लेट की चौड़ाई है 30 है और यहाँ गुणा इसकी मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक प्लेट की काफ़ी कम है, जो वो 10 mm है। mm का मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर है, यही तो इसकी है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली कि ऐसे अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते तो होता 30 सेंटीमीटर गुणा 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर 30 होता, लेकिन बीच में एक रिवेट का होल कट जाने से अगर इस जगह पर नेट सेक्शनल एरिया देखें इसका, ये कोई चीज़ अगर इसको हम खींच के फाड़ें, मान लीजिए ये आपका एक कागज़ है, मान लीजिए मैं एक सिंपल पेपर ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपका एक पेपर है, इसको मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर से भी आपका फोर्स, इधर से भी इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये यहीं कहीं से फटता, कहीं से भी फट सकता है, लेकिन अगर मैं होल यहाँ पे कर दिया तो ये निश्चित रूप से जो है वो यहीं से फटेगा, निश्चित रूप से यहीं फटेगा अगर खींचा दोनों तरफ से। तो ऐसे ये कहीं से भी फट सकता था। इसी तरीके से इसी को कहते हैं थ्रोट एरिया, जो कोई चीज़ जहाँ से कटती है टूटती है उसको उसका थ्रोट एरिया या फिर उसका नेट इफेक्टिव एरिया बोलते हैं, जहाँ पे वो चीज़ कट जाती है। अब वो जानते हैं आप कि यहाँ पर अगर इसी तरीके से हम बात करें, इस जगह पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगे चीज़ें। यहाँ पे इस जगह पे इसका अगर एरिया हम बात करेंगे कितना होगा, तो भाई पूरा 30 तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी दूर ये जो होल हुआ है उतनी दूर तक नहीं है, मतलब आपका होगा कितना 30 में से। अच्छा फार्मूला भी बताएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। 30 में से एक रिवेट का डाया घटा देंगे, रिवेट डाया कितना होगा, तो रिवेट जितने का होता है, अगर ये रिवेट जो है सपोज करिए कि ये आपका रिवेट है, ठीक है, और ये 18 mm का है, तो जो इसका होल बनता है वो इससे 1.5 mm बड़ा बनता है, यानी ये रिवेट का होल जो बनेगा, जो रिवेट का होल जो बनेगा वो 19.5 mm का बनेगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। या इसी 19.5 को आप लोग लिख सकते हैं, क्या बताइए, इसको लिख सकते हैं 1.95 सेंटीमीटर, ये भी इसको आप लोग लिख सकते हैं 1.95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर समझें तो 30 में से हम लोग कितना, 30 में से ये रिवेट का होल जो है वो होल जितना है वो घटाएंगे, यानी वन। देखिए हम टाइम भले ले रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चिंता मत करिए, हो जाएगा न्यूमेरिकल वाले में तो समझ में आने लगेगा आपको। तो 130 माइनस 1.95 ये हो गया आपका इसका चौड़ाई 30 था पूरा, ये 30 था, तो 30 में से हमने निकाल दिया कितना 1.95। अब गुणा मोटाई 1 से गुणा कर दें, यानी आंसर आ जाएगा 30 में से 1.95 घटाइए तो वैसे भी आता 20.05 इंटू हाई 1 तो है ही है, तो 1 से गुणा कर दिए 1, यानी आंसर आपका हो गया 20.05 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर, यानी आंसर नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। बात समझ में आ रही है।
तो आई होप आपको MCQs जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे, क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो अगला क्वेश्चन क्या होगा। आमी का तो ये सही है। इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है B माइनस एन डी इंटू टी, ये होता है इसका डायरेक्ट एरिया का फार्मूला। नेट एरिया का जो फार्मूला होता है B माइनस एन डी इंटू टी होता है। अगर एक रिवेट होता तो 19 ऐसा ही कई ठो रिवेट अगर कट गए होते तो सपोज यहाँ एक रिवेट और होता है, ऐसे एक रिवेट यहाँ पे और होता, और इसी तरीके से यहाँ पर एक रिवेट और होता। मान लिया ऐसे 3 रिवेट होते तो ऐसे इसे 3 छेद करते तो यहाँ पे 1.95 जो लिखा है उसमें n का वैल्यू 3 से गुणा करते, 3 ऐसे रिवेट करते उसमें। तो ये इसका पूरा फुल जो है वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है या 300 मिलीमीटर, 300 यहाँ पे एक सेकेंड, आपका जो यहाँ पे बोला है क्या 300 मिलीमीटर विड्थ एंड 10 मिलीमीटर थिक, 10 मिलीमीटर थिक हैज़, अच्छा थिक प्लेट, स्टील प्लेट आगे लिख दिया है। A steel plate of 3 millimeter width and 10 millimeter thick has diameter of the bolt hole is 20 millimeter. The net sectional area of the plate is सेमी क्वेश्चन फिर वही वाला है, यानी बार बार आप ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो 300 मिलीमीटर इसका क्या है बताइए। अच्छा ये आंसर जो दिया है स्क्वायर mm में दिया है, तो किसी को सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत नहीं, सब स्क्वायर mm में। तो 300 उसका चौड़ाई है, उसमें से माइनस किए। अब बोल्ट होल जो है वो कितने का है बताइए। बोल्ट होल जो है वो 20 mm का है, यानी अब बोल्ट होल बोला है यहाँ पर, रिवेट होल नहीं बोला है। बोल्ट में देखिए 2 ही mm बढ़ाते हैं चाहे कोई भी हो, तो ये हो जाएगा 22। सीधा सीधा यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, बोल्ट में 300 में से ये बोल्ट वाले चैप्टर पढ़ाए थे, बताए थे। आप गुणा कर देंगे टी यानी 10 mm से, यानी यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा 300 में से 22 घटाएंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा भाई, 300 में से 20 निकालिए तो आपका हो जाएगा ये, एक सेकंड, 280, और 280 में से आप 2 और निकाल दीजिए, 278 हो जाएगा, यानी 10 से गुणा करेंगे तो 2780। 2780 के नियर अबाउट आंसर केवल यही 2800 ये, ठीक है ना। तो ये बोल्ट होल का, अच्छा एक सेकेंड लेट मी क्लियर, नहीं सही है, 2780 नहीं होगा, 2800 होगा। कैसे होगा मैं अभी समझा रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से बहुत देखना दोस्त, यहाँ बोला है कि डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल, ये दिमाग में रहे कि ये बोल्ट होल बोल दिया है, केवल बोल्ट बोला होता ना, देखिए मेरे भी दिमाग से अभी ये गलती हुई, बोल्ट नहीं बोला है, बोल्ट होल बोला है। इसका मतलब है कि अगर बोल्ट का जो सीधा सीधा ये जो प्लेट थी, मान लीजिए प्लेट थी, तो प्लेट में सीधे होल का ही डायमीटर बता दिया है वो। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में किसका बताया था, बोल्ट का बताया था या रिवेट का बताया था, तो रिवेट में ऐड करके होल का निकाले थे, इसमें सीधे होल का दे दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 22 नहीं बल्कि क्या होगा, सीधा सीधा 20। और जब इसको ऐसे नीचे लिया सॉल्व करें, 300 में से 20 किया 280, गुणा 10 करेंगे 2800, यानी सही से आंसर क्या हो जाएगा आपका 2800, बिल्कुल है भी 2800 आंसर। देख लीजिए आप लोग आंसर, ये वाली जो सीट आप लोग देख रहे हैं ना, वो सीट आपकी जो है आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सिविल टेक सॉल्यूशन के नाम से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करते समय ध्यान रखिएगा, डाउनलोड करते समय आपको एक जगह एक ऑप्शन आएगा लॉगिन एज पेरेंट, उसको बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है आपको ऑन नहीं करना है लॉगिन एज पेरेंट को। डाउनलोड करिएगा, फिर जैसे ही अपना आईडी वाईडी डाल के बनाएंगे, बगल में आपको फ्री जो है स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, 3 डॉट हैं कोने में, ऊपर कोने में 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल है, उसमें ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आगे का देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ अ थिकनेस ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज स्मॉल, कह रहा है कि एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ, मतलब कह रहा है कि किसी स्ट्रक्चरल मेंबर की जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, किसके कंपेयर में बताइए। बोल रहा थिकनेस जो है वो काफ़ी कम है इसके लंबाई और चौड़ाई की तुलना में, इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी कम है। तो ये बताइए कोई चीज़ काफ़ी लंबी है, चौड़ी भी है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसकी थिकनेस क्या होगी, काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम थिकनेस डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो असल में वो एक 2 डायमेंशनल होगा, जिसमें देखिए अगर केवल लंबाई हो, चौड़ाई और वो दोनों गायब हो, तो इसको कहते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल, इसको कहते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल। और अगर ऐसा हो तो इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। और अगर तीनों विजिबल हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है
वो तीनों क्या हो, विजिबल हो, तो इसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो अभी हम लोग का बोल रहा है कि कम, जो इसका जो थिकनेस जो है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग क्या, 2 डायमेंशनल। बात समझ में आ रही ना। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा लग एंगल्स होते हैं, यानी पकड़ कोण। लग को मतलब, अब यहाँ ध्यान समझिए पहले, पकड़ कोण क्या होता है। आपने सपोज करिए कि कोई मेंबर आपस में, सपोज ट्रस है, ट्रस का एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि इजीली समझ में आता है। देखिएगा ट्रस में, देखिएगा यही साहब, एक सेकंड, आप यहाँ पे कोई ट्रस बनाने गए, ट्रस का यहाँ पे जो है वो टाई है। टाई का मतलब आप समझते हैं, टाई मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ भाई, रुकिए इसको पहले हटा ही दूँ मैं। मान लीजिए ये आपका एक ट्रस है, ऐसे इसकी टाइज हैं, ठीक है। टाई का मतलब होता है जो इसके साथ में यहाँ पे एक गसेट प्लेट जुड़ी हुई है, गसेट प्लेट, गसेट प्लेट इधर भी जुड़ी हुई है, और इसके साथ में आपको ऐसे ऐसे करके राफ्टर्स जुड़े हुए हैं। देखा, अभी समझाते हैं हम इसको अच्छे से। राफ्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से फिर से ऐसे आए आप, तो फिर इसके साथ जो है वो ऐसे करके इसको ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए, अच्छा ये जो गसेट प्लेट लगी हुई है, जो आप सारे प्लेटों को क्या कर रही है, ऐसे कनेक्ट कर रही है आपस में। सारे प्लेटों को आपस में क्या कर रही है, ऐसे कनेक्ट कर रही है। ये क्लियर है। तो कनेक्ट करते समय मान लीजिए कि इसमें जो है, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे जो ये लगा, वहाँ पे सपोज करिए एक ही रिवेट लगाने की जगह है केवल, ठीक है ना। क्योंकि ये मेंबर जो है ना वो काफ़ी छोटा पड़ रहा था, मतलब मान लीजिए ये जो मेंबर आपको यहाँ से लगा हुआ है, ये वाला मेंबर, वो छोटा पड़ रहा था। बात समझ में आ रही ना। छोटे का मतलब इसको और थोड़ा सा ऐसे आराम से हम लोग को करना ये चाहिए था इसमें, कि और जो है थोड़ा सा चढ़ा के बनाना चाहिए था। चढ़ाने का मतलब इसको थोड़ा और यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड, और यहाँ पे इसको जो है आगे ले गए होते इस टाइप से, आगे ले जा के 2 3 4 रिवेट इसमें और लगा दिए होते ऐसे ऐसे, मतलब इसको काफ़ी ऐसे आगे ले जाते और ऐसे जो है चढ़ा देते। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो फिर क्या करें, ये पूरा मेंबर जो है इसको बदलें, पूरा नया पूरा लाएं। तो इससे अच्छा तरीका एक ये बनाया गया कि अच्छा ठीक है, एक तरीका इसका ये है, इसका एक तरीका अभी बताया जाएगा तुरंत कैसे होगा। तरीका ये है कि इसके साथ में एक एंगल सेक्शन जो है ऐसे, इसके साथ में एक एंगल सेक्शन ऐसे जोड़ दिया जाए, एक एंगल सेक्शन ऐसे जोड़ दिया जाए। जोड़ने का ये फ़ायदा है कि अब मान लीजिए हमको रिवेटिंग करना हुआ, रिवेटिंग करना हुआ, तो हम लोग 1 2 रिवेट इसमें लगा देंगे, ऐसे एक रिवेट यहाँ लग गया, एक रिवेट यहाँ लग गया, एक रिवेट यहाँ लग गया। मतलब बहुत सारे तरीके हैं कि मतलब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रिवेट लगाने जाएँ तो यहाँ रिवेट लगाएँ, यहाँ रिवेट लगाएँ, यहाँ रिवेट लगाएं, यहाँ रिवेट लगाएं, हर जगह रिवेट लगा सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एंगल लिया गया, ये जो एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पे लगाया गया, जो किसके साथ जुड़ा था, इस मेन वाले के साथ, इस मेन वाले के साथ जुड़ा, तो भले यहाँ पे 2 ही रिवेट लगाने की जगह थी, लेकिन इसके साथ जोड़ के टोटल 4 रिवेट लगा दिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इसके साथ मजबूती से जुड़ा हो। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे लंबी है काफ़ी, ऐसे है, ठीक है ना, इसमें इतना ही जगह मिल रहा है हमको रिवेट लगाने के लिए, इतना ही जगह हमको रिवेट के लिए मिला। अब हम करेंगे क्या, इसके साथ जोड़ देंगे क्या, लग एंगल। लग एंगल इसके साथ जो है, एक सेकंड, लग एंगल जो है इसके साथ तो जुड़ा ही रहेगा, और फिर लग एंगल में ले जा करके रिवेटिंग ऐसे कर दिए, मतलब सपोर्टिंग के तौर पे इसमें रिवेटिंग कर दिए। तो इससे होता क्या, लग एंगल जो होते हैं ज्वाइंट को बढ़ा देते हैं बिना खुद लंबे हुए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि लग एंगल्स होते हैं, कह रहा प्रोवाइडेड टू टेक एनी मोमेंट, नहीं मोमेंट से कोई मतलब नहीं है, कह रहा कि एंगल्स टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, मतलब लेंथ का जो कनेक्शन होता है उसको क्या करते हैं, ये छोटा कर देते हैं, कम ही लंबाई में मजबूत कनेक्शन ये क्या करते हैं, बना देते हैं। आई होप आपको लग एंगल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि लग एंगल क्या होते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं, देखिए एंगल्स विथ बल्ब ऑन वन लेग, ऐसा कुछ नहीं है, वो बल्ब एंगल अलग होता है। एंगल सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला लेक्चर क्या कह रहा है, ठीक है ना, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि एज पर द कोड द permissible stresses in axial tension in Newton per square mm on the net effective area of the section shall not exceed समथिंग वेयर Fy इज समथिंग समथिंग, किससे नहीं बढ़ना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान लीजिएगा, किसी भी टेंशन मेंबर में, मैं एक साथ सारा आपको बता दे रहा हूँ, एक साथ का मतलब सबसे पहले यहाँ ध्यान समझिएगा चीज़ों को, सब लोग ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि देखिए नेट जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस जो Ft होता है वो जनरल वे में होता है 0.6 Fy के बराबर, 0.6 Fy के बराबर Ft होता है। क्यों? जैसे Ft मतलब तनाव में, जैसे तनाव में लिखते हैं कि 150 न्यूटन पर स्क्वायर एम, सीयर में 100 होता है, बियरिंग में 300 तक होता था अगर आपने पढ़ा होगा तो 0.6 टाइम यानी 250 का है, यानी ये 150 के नियर अबाउट है टोटल, ये होता है लगभग 250, और 250 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 150 आ जाएगा। इसी तरीके से जो एफ बी होता है बेंडिंग स्ट्रेस, वो होता है लगभग 0.66 Fy होता है, ये वैल्यू होती है 0.66 Fy। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एफ बी हो गया, एफ टी हो गया, और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए एफ एस है यानी सीयर वाला है, तो ये जो एवरेज होता है वो 0.4 होता है, 0.4 Fy होता है, और जबकि जो एफ एस मैक्स है, क्योंकि मैक्स वाला इससे ज़्यादा होता है, तो वो नियर अबाउट 0.45 Fy के बराबर होता है, 45 Fy के बराबर होता है। तो ये सारे डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किसी चीज़ की एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो मान लीजिए 250 है, तो देखते हैं ना, इसी को आपने, एक सेकंड, इसी 250 को आप लोगों ने अलग अलग नाम दिया था कि अगर ये एफ एस यानी सीयर में रहता है तो 100 के नियर अबाउट लेता है, इसी तरीके से एफ टी रहता है तो नियर अबाउट 150 लेता है, इसी तरीके से ये एफ बी रहता है तो ये लगभग 270 या 300 के नियर अबाउट लेता है। इसी तरीके से अलग अलग इनके क्या हैं, फोर्सेज हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब वैल्यूज जो है आपको ध्यान रखनी है, पूछता है एग्जाम में, तो 0.6 Fy होता है, ठीक है ना, इसमें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट द स्ट्रक्चरल मेंबर इन विच द टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड। कह रहा है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल मेंबर हमने लिया, इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर हमने कोई भी ले लिया, ठीक है ना, सपोज ये ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर हमारा है ऐसे इस लंबाई का। अब इसमें कह रहा है कि जो टेंसाइल फोर्सेज इज एक्टिंग पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल जो इसमें तनाव बल काम कर रहा है, तनाव बल इसमें जो है वो पैरेलल इसके काम कर रहा है। मान लीजिए ये तनाव, ये एक्सिस है इसका, मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये बीच से पूरा इसका एक्सिस गया है, ठीक है ना, ये बीच से एक्सिस गया है इसका, तो ये एक्सिस के पैरेलल फोर्स काम कर रहा है, तो वैसे मेंबर को क्या कहते हैं? तो पहली बात कि वो टेंशन मेंबर होगा, ज़्यादातर टेंशन मेंबर टाई होते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कोई एक तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे ऑप्शन में है हमारे पास बोथ ए एंड बी, तो हम लोग आएंगे कोई भी तनाव मेंबर में यही होता है, और दूसरा टाई कोई ना कोई टेंशन मेंबर ही है। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, इसमें क्या कह रहा है, स्लाइड करते हैं इसको, एक सेकंड। अगला कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा सब लोग, कि अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, द स्लेंडरनेस रेशियो इज मेंबर शुड नॉट एक्सीड। पहले चीज पूछ रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो किससे ज़्यादा नहीं चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है, किसी भी मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है विच इज जनरली डिनोटेड बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो होती है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। किसी भी मेंबर की प्रभावी लंबाई और न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या का अनुपात जो होता है उसका स्लेंडरनेस रेशियो कहलाता है। अब ये आर मिनिमम क्या होता है, तो एल इफेक्टिव मतलब प्रभावी लंबाई है, लंबी कहानी इस पर बता चुके हैं, कंप्रेशन मेंबर में टॉपिक मिलेगा ये आपको। और जो आर मिनिमम होता है, आर मिनिमम आपको जो मिलेगा वो होता है अंडर रूट आई मिनिमम बाई ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, आपका आर मिनिमम का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, पहली बात कि ये तनुता अनुपात के लिए क्राइटेरिया है। जैसे किसी भी कंप्रेशन मेंबर का, किसी भी कंप्रेशन मेंबर का अगर उस पर ऐसा कुछ है कि आ रहे हैं फोर्सेस, तो उस पर उसका जो
कंप्रेशन की स्थिति में उसका तन्यता अनुपात 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ उसके साथ साथ, अच्छा देखिएगा, कोई टेंशन मेंबर है, प्योर टेंशन है, तो उसका 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 400 तक चलेगा। अगर कोई टेंशन मेंबर है लेकिन उस पर कभी कभी विंड वगैरह का झटका लग जाता है, यानी हवा के दबाव के कारण है तो तनाव, लेकिन रिवर्सल यानी कभी उलट के लोड लगता है, तो चांसेज हैं कि गलती से उस पर कंप्रेशन कभी कभी आ जाए। बात समझ में आ रही ना? यानी वो उसका रिवर्सल इफेक्ट लोड का आ रहा है, यानी वो है तो तनाव लेकिन कभी कभी उस पर कंप्रेशन आ सकता है। तो ऐसे केस में ऐसे मेंबर के लिए जो तन्यता अनुपात हो 360 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी जान लीजिए। और अगर कोई कंप्रेशन मेंबर पर डायरेक्ट कंप्रेसर नहीं है लेकिन कंप्रेशन किसी और वजह से है, तो उसका 250 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ये सारे डेटा हैं। आपको कहेंगे सर कैसे याद करें, क्या कहा जाए? एकदम डायरेक्ट कंप्रेशन मेंबर है, सबसे ज़्यादा खतरे में रहता है, तो 180 से ज़्यादा ना होने पाए। तन्यता अनुपात जितना ज़्यादा रहेगा उतना, बताइए कोई चीज़ बहुत लंबा है और वो बहुत बहुत ही कम त्रिज्या है उसकी, काफ़ी लंबा है, ऐसे कोई चीज़ सिंपल समझिए ना, एक ये मेंबर है और मान लीजिए एक ये मेंबर है, एक मेंबर जो है वो ये है आपका, मतलब मेंबर जो आपका है, और एक मेंबर काफ़ी पतला ऐसे बना हुआ है। जब लोड लगेगा तो कौन गड़बड़ होगा? सबसे पहले किस मेंबर के साथ दिक्कत आएगी? जाहिर सी बात है ये मेंबर जल्दी फेल हो जाएगा। रीज़न इसका कि इसकी तन्यता अनुपात हाई है, जबकि छोटा सा है, लंबाई इसकी इतनी ज़्यादा नहीं, लंबाई देखिए यहीं तक है, इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये स्टेबल है, और ये काफ़ी कम स्टेबल है, यानी ये इसके लपक के टूटने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया कि टेंशन मेंबर में जो है तन्यता अनुपात का बहुत बड़ा खेल है, और ये 4 डेटा आपको याद रखने हैं। अगर प्योर टेंशन मेंबर है तो 4 से ज़्यादा नहीं, टेंशन मेंबर विथ रिवर्सल इफेक्ट ऑफ लोड ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक वगैरह, तो उसके लिए 350। कंप्रेशन मेंबर प्योर है तो 180, लेकिन कंप्रेशन मेंबर किसी अन्य वजहों से आ रहा है तो 250। ये इतने। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फिर पूछा गया कि अ मेंबर इन ए स्टील स्ट्रक्चर इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए टेंशन मेंबर, द मतलब स्टील मेंबर में वो मेंबर टेंशन मेंबर है, द स्ट्रक्चर इज बिल्ट इन ए सिस्मिक जोन 5, मतलब सिस्मिक जोन जो है जहाँ भूकंप ज़्यादा आते रहते हैं उनको सिस्मिक जोन 5 यानी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वहाँ रखा गया है। एंड देयर कुड बी अ रिवर्सल स्ट्रेस टू कंप्रेशन, मतलब है तो तनाव लेकिन रिवर्स होके उलट करके वो कभी कभी कंप्रेशन में भी इफेक्ट जा सकता है उसका। तो कह रहा कि व्हेन अर्थक्वेक कम्स, माने जब भूकंप आता है तब, what should be the maximum slenderness ratio of this member, इस मेंबर का मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए? बिल्कुल 350 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लगाया गया है 350। बात समझ आ रही है? इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये मैंने बताया, और 4 डेटा ऊपर रखे हैं उनको भी याद रखिएगा। कह रहा क्या, स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड। अब स्टील मेंबर जो है जिस पर मुख्य रूप से टेंशन ही आता है वो टाई होता है। समझ में आ रही बात है? स्ट्रट जो है वो इंक्लाइंड मेंबर है जिस पर कंप्रेशन आता है। कॉलम और स्ट्रट में क्या अंतर है? कॉलम वर्टिकल होता है, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, जबकि स्ट्रट जो है वो इंक्लाइंड या वर्टिकल दोनों हो सकता है। ठीक है ना? तो टाई होगा हमारा यहाँ पे, ये स्ट्रट वगैरह कंप्रेशन मेंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई कंप्रेशन मेंबर है, मैं आप एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। कह रहा है एक कंप्रेशन मेंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहीं पे देख लीजिए आप इसको, एक सेकंड। एक आपका यहाँ पे ऐसे समझिएगा इसको, एक जो है एक कॉलम इस टाइप से है, ध्यान से देखिएगा इस कॉलम को जरा, कंप्रेशन मेंबर बना रहे हैं हम इसको। कहेंगे सर ये कैसा कॉलम है, काफ़ी इस दिशा में लंबा है। अच्छा, इस पर जो लोड लगेगा तो ये किधर बकल करेगा? ये आगे की तरफ ऐसे बकल करेगा या ऐसे साइड में बकल करेगा? ऐसे साइड में बकल करेगा या आगे की तरफ बकल करेगा? तो आप सिंपली देखेंगे सर इस पर लोड लगेगा तो इधर साइड में बकल करेगा। साइड में इसलिए बकल किया क्योंकि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसको घूमना है, यानी वो घूमेगा कुछ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट वो घूमेगा, ये वाले एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन का मतलब होता है कि उसके अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, यानी घूर्णन त्रिज्या उसकी कम है उस डायरेक्शन में।
आर जो होता है ना वो होता है अंडर रूट आई मिनिमम बाई ए। तो अगर आई कम वाले डायरेक्शन में देखेंगे तो उसका आर भी कम होगा और उधर ही लपकने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो यानी कोई भी जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो कैसे टूटता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर जो होता है ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द करलीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो कम से कम रहे। ठीक है, समझ गए बात को। अब अगली चीज़ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा कि द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए स्टील मेंबर इज, स्टील मेंबर का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो किस पर लिखा होता है। अरे जाहिर सी बात है एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम, अभी अभी आपको बताए हैं तो बार बार क्या ही बताएं। स्टील मेंबर का क्या लिया जाता है, इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इसी का अनुपात होता है ना बटा में। अभी लिखे हैं, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्या होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि स्ट्रट इज, अभी अभी बताएं कि स्ट्रट भी एक कंप्रेशन मेंबर है बशर्ते वो इंक्लाइंड होता है। इसमें लिखा नहीं है तो स्ट्रट क्या है, क्या टेंशन मेंबर है, नहीं। कंप्रेशन मेंबर है, हाँ। फ्लेग ये नहीं है, फ्लेक्सुरल मेंबर नहीं है, टॉर्जन मेंबर नहीं है। कंप्रेशन मेंबर है लेकिन कैसा कंप्रेशन है, वर्टिकल की इंक्लाइंड, तो लिख देंगे कि ये ज़्यादातर केसेस में इसको इंक्लाइंड ही देखा जाता है, वैसे स्ट्रट को वर्टिकल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि अगर देखा जाए कि किसी भूकंप है कंप्रेशन मेंबर तब तो उसका 180 होगा, इस पर डायरेक्ट लोड के कारण आ रहा है, ये आ रहा है कंप्रेशन इस पर डायरेक्ट लोड के कारण। लेकिन अगर किसी मेंबर के ऊपर वो कंप्रेशन मेंबर है लेकिन उस पर डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं आ रहा बल्कि किसी अन्य वजह से कंप्रेशन आ रहा है, तो ऐसे वाले को कहते हैं, देखिए बोला कि द मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड और सिज्मिक फोर्स, भूकंप और हवाई भारों के कारण अगर कंप्रेशन आ रहा है तो उसके केस में मैंने बताया था कि 250 होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है तो 180 होता है। इसलिए तनाव में डायरेक्ट तनाव है तो 400 होता है, और अगर किसी अन्य वजह से तनाव आ रहा है तो यानी कभी कभी रिवर्सल इफेक्ट आ जा रहा है तब 350 होता है। बात समझ में आ रही ना। तो ये हिसाब हो गया स्लेंडरनेस रेशियो का। अगला कह रहा है कि द स्लेंडरनेस रेशियो एल बाई आर ऑफ लेसिंग फ्लैट्स इज लिमिटेड टू, देखिए लेसिंग फ्लैट्स क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। जब भी आपने देखा था कि कोई भी ऐसे कॉलम को बिल्ट किया जा रहा था आपस में, मान लीजिए एक कॉलम का एक चैनल यहाँ पे है और दूसरा आप देखते होंगे बगल में एक और चैनल, बिल्टअप सेक्शन जब बनाते थे, याद करिए लेसिंग और ब्रेसिंग एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डीएसएस में, अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दो अलग अलग सेक्शन है जैसे चैनल है, इनको आपस में ऐसे ऐसे देखेंगे ना, अक्सर आपको वर्कशॉप में ऐसे कॉलम मिलेंगे जो ऐसे जाली के रूप में बांधे रहते हैं लेसिंग बार से, या फिर कई बार इनकी बैटनिंग की जाती है। तो जाली से बांधने के लिए ये जो जालक छड़ें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं लेसिंग बार्स, उनको क्या कहते हैं हम लोग, लेसिंग बार्स। और कई बार ऐसे ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं इस टाइप से, एक सेकेंड, ऐसे होते हैं कि ये दोनों आपस में सपोज करिए कि ऐसे जो हैं वो ऐसे गए और इनको ऐसे ऐसे बैटन से यानी बत्तों से बांध दिया गया, यहाँ पर रिवेटिंग कर दिया गया, यहाँ पर भी रिवेटिंग कर दिया गया, फिर इसी तरीके से और बत्ते आए इस टाइप से, इस टाइप से बत्ते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ भी रिवेटिंग कर दिया, फिर उसके बाद इस टाइप से, मतलब तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं हम लोग बैटन्स। और लेसिंग बार्स जो होती हैं उनका भी तो एक तनाव अनुपात होगा, तनुत्व अनुपात, उनका तनुत्व अनुपात कभी भी 145, यानी लेसिंग जो लगती हैं यहाँ पे लेसिंग बार्स वगैरह, वो भी तो खुद भी कोई ना कोई, ये लेसिंग बार्स वगैरह जो हैं वो खुद भी कोई ना कोई एक तरह से जो है छड़ वगैरह ही तो हैं, तो उनका तो अनुपात अनुपात 145 से कम, 45 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। किससे 45 से ज़्यादा नहीं होना, उससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, ये बताया है मैंने उसकी प्रॉपर्टी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, याद आ रहा है थोड़ी देर पहले भी बताया जब टेंशन के साथ बोले थे कि टेंशन वाला 0.6 होता है, तो उसी के साथ में मैंने बेंडिंग वाला आप लोगों को बताया था कि बेंडिंग वाला 0.66 होता है। बात समझ में आ रही ना, 0.66 होता है, और ये 0.6 जो है वो तनाव वाला होता है, ये सिग्मा 80 है, ये जो होता है वो सिग्मा बी यानी बियरिंग या बेंडिंग में स्ट्रेस कह सकते हैं, बाकी कोई नहीं, मतलब एक जो बियरिंग होता है वो 1.2 टाइम्स ऑफ होता है एफ वाई, जो सिग्मा बी यानी बियरिंग होता है एफ पी जिसको बोलते हैं। चलिए ये सब कोड की बातें हैं, आप समझ गए होंगे। आगे
कह रहा है आगे कि एक इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट्स इन डायरेक्शन, मतलब एट वन एंड एंड द अदर एंड इज फ्री, मतलब एक कॉलम है जो एक तरफ तो अपनी स्थिति में रोक भी दिया गया और घूमने से भी रोका गया है और दूसरी तरफ मुक्त है। तो ऐसे कॉलम बिजली खंभे वगैरह के एग्जाम्पल हम दिए, आरसीसी में भी इसके बारे में बताए हैं और डीएसएस में भी बताए हैं कि ऐसे कॉलम की प्रभावी लंबाई जो अगर ये एल लंबाई का है तो प्रभावी लंबाई जो होगी वो 2L हो जाएगी, वास्तविक लंबाई से दोगुना हो जाएगी। जैसे बिजली के खंभे वगैरह में अक्सर ऐसे चांस रहते हैं कि ये ऐसा होता है उसमें, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बकलिंग लोड इन ए स्टील कॉलम इज, मतलब कॉलम कोई ऐसे खड़ा था सीधे सीधे, कोई सीधे सीधे ऐसे कॉलम खड़ा है। अब ये कॉलम ऐसे है, मान लीजिए भाई ये कॉलम ऐसे है आपका, ठीक है ना। इस पर ऊपर से लगा लोड, ऐसे लगा दोनों तरफ से। तो कह रहा कि बकलिंग लोड इन ए स्टील कॉलम इज, तो कह रहा कि बकलिंग लोड जो होता है वो कह रहा कि रिलेटेड टू लेंथ, हाँ है, लेकिन क्या सीधा सीधा लेंथ से नहीं, लेंथ ज़्यादा भी रहे तो बकलिंग लोड, अगर चौड़ाई भी बढ़ेगी उसके साथ साथ तो बकलिंग लोड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बकल करने का मतलब हुआ अपनी एक्सिस से इधर की तरफ क्या होना, भटक जाना। लोड ज़्यादा लगेगा तो ये भटक जाएगा, और भटकने के लिए भी एक निश्चित तन्यतानुपात करा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलत बात है। तीसरा करा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिलेंडरनेस रेशियो, और ये बिल्कुल सही बात है। कैसे, आप जानते हैं कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो किसी भी कॉलम के अंदर जो पी इसकी क्षमता होती है वो होती है क्या आपका सिग्मा, अगर कंप्रेशन है तो सिग्मा सी इनटू एरिया होता है। तो ये सिग्मा सी जो होता है ये लैम्डा पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू टेबल से पढ़ा जाता है। आप जानते हैं बकलिंग लोड यानी जो पी उसका लोड है कि वो कितना झेलेगा, वो डिपेंड करता है कि उसका जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो कितना। सिलेंडर रेशियो कैसे, तो सिग्मा सी डिपेंड करता है लैम्डा पर। इसकी टेबल भी बनी है लैम्डा वर्सेस सिग्मा, यानी इसका जो तन्यतानुपात है और स्ट्रेस के बीच में रिलेशन भी बना हुआ है। इसलिए इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि सीधी सी बात है यार, स्ट्रेस जितना लंबा होगा, तन्यतानुपात आप जानते हैं जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा सिलेंडर रेशियो और उतना ज़्यादा दिक्कत भी आती है कई जगहों पर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है आपका ध्यान से कि दिस परमिसिबल इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड्स मेनली अपॉन, यहाँ दिस नहीं होगा, इंग्लिश की थोड़ी सी लोचा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ दी होगा। द परमिसिबल इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड्स मेनली अपॉन, देखिए आपने देखा होगा कि देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। आप फार्मूले को छोड़ दीजिए, आप ये चीज़ देखे होंगे ना कि कंप्रेशन मेंबर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कंप्रेशन मेंबर में जो सिग्मा सीसी की वैल्यू थी वो बेसिकली डिपेंड कर रही थी किस पर, लैम्डा पर। कैसे, सिग्मा एसी इसको कह रहे थे कंप्रेशन में या सिग्मा सीसी कह रहे थे, और ये बेसिकली डिपेंड कर रहा था लैम्डा पर। कैसे कर रहा था, मैंने आपको हल्का सा बताया भी था हिसाब किताब कि ये कैसे उस पर डिपेंड कर रहा था। असल में एक फार्मूला था, वो लंबा चौड़ा फार्मूला, लेकिन ये टेबल में हम लोगों को ये चीज़ें मिल जा रही थी कंप्रेशन मेंबर में कि सिग्मा उसको एसी कहिए या सीसी कहिए, सिग्मा एसी से दिखाते थे, यानी कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती थी लैम्डा पर। अब जैसे जैसे लैम्डा क्या हो रहा था, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है वैसे वैसे सिग्मा एसी जो है वो क्या होता है, घटता है। अगर ये सब आप नहीं पढ़े हैं तो जैसे पानी लीजिए हाथ में और उसको मुंह पर मारिए, नींद खुले, उसके बाद इसको जो है आप मतलब याद आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो जो मेनली डिपेंड करता है, जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, सिलेंडरनेस रेशियो पर। सिलेंडरनेस रेशियो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस क्या होता है, घटता है। इस चीज़ के बारे में एक वीडियो में अच्छे तरीके से बात की गई है, आप ही सोचिए ना, बस इस सिंपल सी बात समझिएगा, इन सब का एक ही मतलब है स्ट्रेस लेने की। देखिए कोई भी कंप्रेशन मेंबर हो, मान लीजिए ये कॉलम है हमारा इस टाइप से, ये हमारा ऐसे कॉलम है, यहाँ पे अभी मैं इसको बना दूं, ये कॉलम है, और जैसे जैसे इसका जो है मतलब लंबाई बढ़ेगा इसके बल लेने की क्षमता जो है वो घटती जाएगी। ये तो मान लीजिए आपका ऐसे कॉलम हो गया ऐसे, तो इस कॉलम की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी इसकी बल लेने की शक्ति उतनी ही कम होती जाएगी। ये चीज़ का ध्यान से आप सिंपल से समझ लीजिए बात को। क्यों,
क्योंकि भाई बल लेने में जो योगदान होता है वो जितना ही ऐसे चौड़ा कॉलम रहेगा, मतलब जितना ही कॉलम जो है वो, जितना ही जो है आपका कॉलम वो ऐसे चौड़े में रहेगा, खूब मतलब लंबा भी रहे लेकिन उसके साथ साथ क्या रहे, चौड़ा भी रहे, तो वैसे कॉलम को कहते हैं हम लोग कि उस लेटरली काफ़ी स्टेबल कॉलम है, ठीक है ना। इस पर लोड लगेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लोड ले लेगा। हालांकि दोनों ही क्या है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों ही सेम मटेरियल के, लेकिन ये लपक के टूट जाएगा। लपक के टूटने का मतलब ये बेंड कर जाएगा, ऐसे इस एक्सिस पर बेंड कर जाएगा, जबकि ये जल्दी बेंड नहीं करेगा। आपको समझ में ये बात आ रही होगी। और ना बेंड करने का मतलब इसका लैम्डा क्या है, ये लैम्डा शॉर्ट वाले का क्या है, कम है, और उधर लैम्डा लॉन्ग वाले का क्या है, ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा कम का हिसाब का जो है ना लैम्डा वाला, तो ये वाला स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये वाली स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए परमिसिबल स्ट्रेस, किसी कॉलम की जो शक्ति होती है कि वो कितना स्ट्रेस लेगा, दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन स्लेंडरनेस रेशियो। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे कह रहा है कि वेब क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट पॉइंट वेयर, जो बीम्स होते हैं, बीम्स में आपने देखा होगा कि आई सेक्शन मैंने बना के आपको समझाया था कि कोई आई सेक्शन इस टाइप से हो, ठीक है ना। आई सेक्शन कोई जनरली बीम के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कोई आई सेक्शन इस टाइप से है और उसको यूज किया गया है किसको, बीम के रूप में उसको यूज किया गया है। ऐसे मान लीजिए एक बीम के रूप में उसको यूज किया गया है, ठीक है। ऐसे इसको एक बीम के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, ऐसे वो बीम के रूप में ऐसे इसको यूज किया गया है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब इस पर ऊपर से सपोज करिए कि लोड लग रहा है और यहाँ से लोड लगा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोड लगा, इस पॉइंट पर एक तरह का कैसा लोड है, ये एक तरह का पॉइंट लोड है P। बात समझ में आ रही है, पॉइंट लोड P है। तो जो एक चीज़ होता है कि देखिए, अगर साइड से इस पॉइंट से इसको हम लोग देखना स्टार्ट करें, लेट मी शो यू, अगर इस व्यू से इसको आप देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो ये सामने से अगर इस सेक्शन को देखें जहाँ पे लोड लगा है, जिस जगह पे लोड लगा है, अगर उस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे देखें ऐसे इस जगह पे, कि क्या होगा, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ हो सकता है कि उसी जगह पर ऐसे पूरा का पूरा, देखिए ऐसे आई सेक्शन आपको जो दिख रहा है वो ऐसे होने के बाद फिर पूरा का पूरा ऐसे हो जाए और कुछ इस टाइप से बनाए, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। ऐसे पूरी की पूरी वेब ही, पूरी की पूरी जो वेब है, वेब का मतलब ये जो आई सेक्शन में इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो है ना, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला है, देखिए मैं इतना थ्योरी क्यों बताते चल रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ ना सुना वो भी जान जाए। इसको बोलते हैं, इस ऊपर वाले को फ्लैंज, इस नीचे वाले को भी बोलते हैं फ्लैंज, और इस बीच वाले को बोलते हैं वेब। तो वेब जो है वो पूरा ऐसे मुड़ गया है, बकल कर गया है, मतलब लोड लगा और पूरा वेब ही क्या हुआ, बकल कर गया। तो ऐसे हो जाएगा वो शेप में फिर, ठीक है ना, लोड लगने की वजह से वो पूरा ऐसे बकल कर गया, आई सेक्शन जैसा था वैसा रह ही नहीं गया। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पर जहाँ ये पूरा वेब बकल किया है, मतलब ये पूरी लंबाई क्या है, ऐसे बकल की है, जबकि ऐसा होता कि केवल उसी स्थान पर, मतलब जैसे ऐसे आई सेक्शन है, केवल उसी जगह पर जहाँ पे लोड लगा है, केवल उतने ही दूर में ऐसे ये ऐसे कुचल जाता, मतलब इसी पॉइंट लोड के ठीक नीचे, ये पॉइंट लोड आपका लगा है यहाँ पे ऐसे, ये पॉइंट लोड ऊपर से लगा, केवल यही वाला ऐसे कुचलता है, इसके ठीक नीचे वाला हिसाब, ये सब बाकी एरिया सेफ रहता। तब इसको कहते हैं हम लोग कि ये है आपका वेब क्रिपलिंग। क्रिपलिंग मतलब होता है कुचलना, वेब क्रिपलिंग इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग में आई होप अंतर समझ में आएगा। बकलिंग में पूरा वेब जो है आपका बकल कर जाता है, जब क्रिपलिंग में उसी जगह पर केवल क्रिपलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वेब क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट द पॉइंट्स वेयर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट्स, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, देख लीजिए, जहाँ पर पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड लगता है वहीं पर जो है वेब क्रिपलिंग जो है होती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो आपको जो है इलाज कराइए दिमाग का। आगे देखिए, कह रहा है पर्पज ऑफ स्टीफनर्स इन प्लेट गर्डर्स। व्हाट इज प्लेट गर्डर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट बीम्स आर मेड बाय आई सेक्शन। क्यों आई सेक्शन से बीम बनाई जाती हैं? लेट मी शो यू व्हाई आई सेक्शन इज वेरी मच सुटेबल फॉर बीम। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से, देखिए एक चीज़ हमने आपको यहाँ से अभी बताऊंगा, तड़ाक से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। ये है आपका
एक तरह का आई सेक्शन, ठीक है ना, लेट मी शो यू, ये एक तरह का आई सेक्शन है, ठीक है। अब आई सेक्शन आप जानते हैं कि किसी भी बीम में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब लोड ऊपर से किसी बीम पर, ये बीम है मान लीजिए, एक सेकंड, ये कोई बीम है, अगर यहाँ से हम मान लेते हैं ये कोई बीम है और बीम किसी भी शेप की है, जब इस पर लोड लगता है ऊपर से ना दोस्त, मान लीजिए इस पर जो लोड लगा वो जो है यूडीएल ऐसे लग गया, यूडीएल ऐसे लग गया पूरा, और यूडीएल के इफेक्ट में ये बीम जो है वो क्या हो गई, मुड़ेगी, मुड़ करके टूटने का जो है वो टेंडेंसी इसके अंदर रहेगा, मुड़ करके टूटने का टेंडेंसी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये बीम जो है वो ऐसे मुड़ती है, ये बीम जो है ऐसे, ये बीम जो है मुड़ती है, तो मुड़ने पर क्या होगा, ये बीम पूरी की पूरी ऐसे जो है वो ऐसे बेंड करेगी, वो ऐसे जो है ये बीम बेंड करेगी। तो बेंड करने का हिसाब यहाँ पर ये है कि बेंड करते समय जानते हैं आप कि सबसे ऊपर वाले फिरे में कंप्रेशन होता है, तो मतलब वो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा, नीचे कम स्ट्रेस होगा, और सबसे कम स्ट्रेस जो होता है वो बीच में होता है। ये सब डायग्राम सोम में भी बता चुके, आरसीसी में भी बता चुके, और आप फाइनली अब हमको आपको स्टील में भी बताएं कि बीम पर लोड लगने पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जो सिरा रहता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जो सिरा रहता है वो कौन सा सिरा रहता है, वो सबसे टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट, ये टॉप मोस्ट फाइबर है, ये बॉटम मोस्ट फाइबर है, इन दोनों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। इसलिए बीम को जानबूझ के आई आकार का बनाया जाता है, ताकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आना है तो ऊपर ऐसे चौड़ा हो जाए, नीचे भी स्ट्रेस आना है तो नीचे भी क्या हो जाए, चौड़ा हो जाए। अब बीच में स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, इस वजह से जानबूझ करके बीम को जो है बीच में पतला कर दिया जाता है। तो ये सेक्शन सबसे सुटेबल सेक्शन क्यों रहा आई वाला, क्योंकि बीच में स्ट्रेस कम आया तो कम है और ऊपर नीचे ज़्यादा है, तो ये बड़ा बढ़िया सेक्शन बना, आई सेक्शन इज मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर बीम। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और समझे कि प्लेट गर्डर्स क्या होते हैं। प्लेट, अच्छा हम एक चीज़ जान चुके हैं कि आई बीम है तो ऊपर ही सारा बवाल देखिए ऊपर के जोन में है, और सारा बवाल जो है वो नीचे के जोन में है। तो बीच में एक पतली प्लेट का यूज करके हमने क्या किया, वेब बना दिया, इसको हमने बोल दिया कि ये वेब है, और यहाँ पर एक फ्लैंज ऊपर हो गई, एक फ्लैंज यहाँ नीचे हो गई। तो ये जो वेब वाला क्राइटेरिया, ये जो वेब है आपका, वेब क्या करेगा, जब लोड लगता है पूरे बीम पर और वेब में स्ट्रेस कम आता है, वेब में स्ट्रेस कम आता है, तो एक चीज को यहाँ पे हिसाब को ध्यान से समझिएगा, वेब में स्ट्रेस कम आया तो इसका मतलब है वेब को पतले प्लेट का बनाया जा सकता है। तो आई सेक्शन तो वैसे बने बनाए मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम लोग अगर आई सेक्शन बहुत बड़ा, जैसे ब्रिज वगैरह का जब बीम वगैरह होता है बहुत बड़ा बड़ा, तो आई सेक्शन नहीं मिल पाता है उतना बड़ा, तो हम लोग प्लेटों को जोड़ जोड़ के आई सेक्शन बनाते हैं। बड़ी सी प्लेट लिए ऐसे, एक ऐसा बना बनाया आई सेक्शन नहीं खरीदते हैं, बल्कि एक और बड़ी सी प्लेट लिए ऐसे, काफ़ी लंबा प्लेट ऐसे, क्योंकि जितना दूर रहता है उतना ज़्यादा ये बेंडिंग मोमेंट लेने में सक्षम होगा। एक और प्लेट ले लिए ऐसे, जोड़ करके आई सेक्शन बना दिए। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात ये है, देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ ऊपर आएगा, एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ ऊपर आएगा और सबसे ज़्यादा यहाँ नीचे आएगा। बीच में स्ट्रेस है नहीं, तो ठीक है स्ट्रेस नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है कि जब इस पर ऐसे लोड लगेगा ऊपर से, इस पर लोड जब ऊपर से ऐसे लगेगा तो इसके लचकने के चांस, क्योंकि काफ़ी लंबा बना दिया तो लचकने का चांस है। तो इसलिए होता क्या है कि देखिए यहाँ ध्यान से इसको समझिए, अभी एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं भाई, कहने की बात है कि कम क्वेश्चन कराएं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक आई सेक्शन जो है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये एक आई सेक्शन जो है वो ऐसे आपको दिखेगा ऐसे। तो आई सेक्शन का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो वेब बनेगा, जैसे ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है वो ये पूरा आई सेक्शन हो गया। अब कैसे प्लेटों को जोड़ जोड़ के बना है, एक प्लेट ये वाली नीचे वाली बड़ी प्लेट हो गई, एक ऊपर वाली प्लेट है बीच में, बीच वाली प्लेट लपके ना, इसलिए वेब पर ऐसे ऐसे ना एंगल सेक्शन जो है ऐसे लगा दिए जाते हैं यहाँ पर वेब पर। मतलब आपको एंगल सेक्शन कहाँ दिखाई देंगे, इस वेब पर ऐसे एंगल सेक्शन लगाए जाते हैं।
कई बार ऐसे इस वेब पर लगाए जाएंगे, कई बार ऐसे लंबाई में। तो ये जो वेब को सपोर्ट देते हैं उन्हीं को हम लोग स्टीफनर या फिर वेब स्टीफनर स्टीफनर बोल देते हैं। स्टीफनर या वेब स्टीफनर बोल देते हैं उनको, जो इस वेब को सहारा देते हैं। वेब काफ़ी लंबा था ऐसे, तो इसको साइड से जगह जगह पे एंगल जोड़ा गया, इनको वेब स्टीफनर बोलते हैं। वेब स्टीफनर जो है वो लगाए जाते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं। उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं उस पर अभी आगे क्वेश्चन में बात किया जाएगा। तो पहले इनका मुख्य काम क्या होता है। वेब स्टीफनर का मेन काम कह रहा है कि द पर्पज ऑफ स्टीफनर इन प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर में जो स्टीफनर होता है, अच्छा ये वर्टिकल है, कई बार हॉरिजेंटल स्टीफनर भी ऐसे लगाए जाते हैं, ऐसे हॉरिजेंटल स्टीफनर भी लगाए जाते हैं। मतलब जो खड़ी लेग है, जो आई सेक्शन की खड़ी लेग है, मतलब ये आई सेक्शन है, तो ये लेग काफ़ी लंबी हो गई ये वाली, तो इसको सहारा देने के लिए इस पर वेब स्टीफनर लगाए जाते हैं, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। उनका मुख्य काम क्या है, कह रहा है कि प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब को लचकने से बचाने के लिए, व्याकुंचन से रोकने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आई। पहले तो प्लेट गर्डर होता क्या ये समझ में आया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हम बता देते हैं हाँ ये आंसर है। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये सारा वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ, डीएसएस के वीडियो में यूट्यूब पे फ्री में है, उसको आप पढ़ डालिए, उसमें मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए जो लोग एलएसएम से कह रहे थे, एलएसएम का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस जो होते हैं ना डब्ल्यूएसएम एलएसएम के, मतलब जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत कहीं जाके चेंज होगा, अदरवाइज सेम ही रहेगा। फार्मूला वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, और कॉन्सेप्ट और कोडल प्रोविजन एक ही है दोनों के, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें चिंतित होने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ वर्टिकल प्लेट गर्डर इज कॉल्ड, बड़ी मस्त बात बोला है कि अ वर्टिकल प्लेट ऑफ प्लेट गर्डर। अरे भैया ये एक एक जो प्लेट गर्डर है, इसमें एक प्लेट हॉरिजेंटल है, दूसरी प्लेट भी हॉरिजेंटल है। कह रहा है कि एक वर्टिकल प्लेट ऑफ प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर ये पूरा है, ये पूरा जो है वो एक प्लेट गर्डर है। इसकी वर्टिकल प्लेट को क्या कहते हैं, वेब प्लेट, क्योंकि ऊपर दोनों को कहेंगे फ्लैंज प्लेट। बात समझ में आ रही है। और ये बीच में जो लगा रहता है वेब को सपोर्ट देने के लिए, उसको वेब स्टीफनर। नहीं समझे, वीडियो देखिए जाके, डीएसएमएस का पूरा पढ़ा चुके हैं सब, वेब प्लेट स्टीफनर के बीच की दूरी ये सब बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन प्लेट गर्डर, कई क्वेश्चन प्लेट गर्डर के करा दिए मैंने। देखिए मैं जब शुरू किया था क्वेश्चन कराना, तो आपको भले ही 30-40 क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं एक से, लेकिन मैं आगे पीछे की पूरी बातें बता दे रहा हूँ। इससे ये हो रहा है ना कि देखिए आप प्लेट गार्डर पे पहुंच गए। अच्छा हर चैप्टर के क्वेश्चन कराया हूँ। आप चाहे तो डीएसएस का पहला सेट उठा के देखिए और इस सेट को देखिए, आप कहाँ तक पहुंच गए मालूम है। आप पहुंच चुके हैं, आपने रिवेट किया, आपने वेल्ड किया, आपने उसका कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, आपने बीम कर रहे हैं, बीम के बाद आप प्लेट गर्डर कर रहे हैं, ठीक है। आप कॉलम बेस वगैरह बस करा देंगे, उसके बाद अब लगभग ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वो रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। समझने के लिए हर हर चैप्टर से अगर मैं केवल आपका 8 से 10 क्वेश्चन करा दूं तो उस चैप्टर की पूरी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। सेलेक्ट देखिए, किसी भी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए इन ए प्लेट गर्डर कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इज रजिस्टर्ड बाई, आप ही बताइए, अभी बताया है कि आई सेक्शन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस किस में आया था। मैंने मेन बात बता दी, आपको अब तक समझ में आ जाना। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, प्लीज अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, थोड़ा सा मेरा भी मन बढ़े, और अपने दोस्तों तक इसको भेजिए। देखिए मैं कॉन्सेप्ट पूरा लेके चल रहा हूँ। यहाँ सबसे ऊपर जो है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस आया, कौन सा स्ट्रेस आ रहा था, लोड के कारण बेंडिंग स्ट्रेस ही तो आ रहा था। लोड के कारण बेंडिंग स्ट्रेस ही तो, सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस इसमें आ रहा था, और सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस इसमें आ रहा था। तो कह रहा है कि इन ए प्लेट गर्डर बेंडिंग मोमेंट इज रेजिस्ट बाई, कह रहा है कि वेव प्लेट, फ्लैंज प्लेट, और फिर बोला फ्लैंज इसके, और फ्लैंज प्लेट एंड एंगल। मतलब यहाँ समझ लीजिए सबसे ज्यादा फ्लैंज प्लेट के द्वारा ही लिया जाता है बेंडिंग मोमेंट। ये नहीं है कि इसके द्वारा बिल्कुल नहीं लिया जाता, बहुत हल्का सा, लेकिन घटने लगता है काफी ज्यादा। मोस्टली मैक्सिमम पार्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज टेकन बाई फ्लैंज प्लेट। और ये वाली प्लेट का मुख्य काम है शियर को लेना, वेब प्लेट का काम क्या है, शियर को लेना, ठीक है ना। तो ये सब मैं समझा चुका। बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा ऊपर आता है, शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा बीच में आता है। अगर बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम खींचें तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो कुछ इस टाइप का होगा, सबसे ज्यादा नीचे होगा, ऊपर होगा। लेकिन जब शियर वाला खींचेंगे
तो सबसे कम ऊपर नीचे है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बीच में होता है। ये सब डायग्राम मैं सोम में बता चुका हूँ। अगर कोई बंदा मेरा सोम का क्लास किया हो तो वो ये सब आप उसको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो इसका मतलब मैंने सही से पढ़ाया नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। आगे देखिए, तो समझ गए ना, खाली फ्लैंज प्लेट मोमेंट को लेती है, शियर के लिए होती है वेब प्लेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। कह रहा कि कोई बीम जो होता है वो कुछ नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर आता है, मतलब विच इज सब्जेक्टेड टू। बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। बीम एक सदस्य है यानी संरचनात्मक सदस्य जो होता है किसके लिए, ट्रांसवर्स लोड के लिए, क्योंकि बीम जो होती है ये बीम है मान लीजिए आपकी, ठीक है ना। बीम पर अगर लोड ऐसे लगता, ऐसे लगता, तो ये होता है इसका एक्सियल लोड। बात समझ में आ रही ना, ये होता है इसका एक्सियल लोड। लेकिन जानते हैं बीम पर लोड लगता है एक्सिस के परपेंडिकुलर। इस लोड को कहते हैं हम लोग, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगता है उस लोड को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लोड। इस लोड को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स लोड। बात समझ में आ रही ना। तो ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, तो बीम बेसिकली किसके लिए डिजाइन की जाती है, ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए। बात समझ में आ रही है। ये सारा पीडीएफ जो आप देख रहे हैं उसको मैं फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ मजेदार बात कह रहा है कि वर्टिकल स्टीफनर जो होते हैं, वर्टिकल स्टीफनर क्या होता है, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। यानी जो आपकी आई थी, आई बीम था आपका, मतलब प्लेट गर्डर था, बीम नहीं, प्लेट गर्डर था। इसमें जो इसको सहारा देने के लिए, किसको, जो आपकी वेब है उसको सहारा देने के लिए यहाँ पर एंगल्स लगाए गए, जो इसको सहारा दे रहे थे, इसको पूरा एंगल के टुकड़े दोनों तरफ से लगाए गए, जगह जगह पे, पूरा नहीं लगाए गए, इनको वर्टिकल स्टिफनर बोलते हैं। कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि जो प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए व्हेन डेप्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ गर्डर, मतलब आपका जो डेप्थ हो, डेप्थ यहाँ पर ये डी है और जो थिकनेस है वेब की वो टी है। तो अगर काफी ज्यादा पतला हो जाए, यानी डी बाई टी जो है वो बढ़ जाए किससे, 85 से, डी बाई टी जब 85 से भी ज्यादा बढ़ जाता है तब देना। क्योंकि देखिए डी काफी गहरा हो, मतलब बीम काफी गहरी हो, भाई काफी गहरा बीम है, मतलब ये डी काफी ज्यादा, बहुत पतला है मैंने लपकेगा पक्का, तो स्टीफनर की जरूरत है। यानी डी काफी ज्यादा हो, टी काफी कम हो, तभी ना ये 85 से ज़्यादा हो पाएगा। और जब 85 से ज़्यादा होगा तो वी नीड वर्टिकल, वी नीड वर्टिकल स्टीफनर्स। बात समझ में, क्या कह रहे थे इसको हम लोग, वर्टिकल स्टीफनर्स। बात समझ में आई, क्लियर है, यानी क्लियर है, बात समझ में आया कि क्या होते हैं स्टीफनर कब दिए जाते हैं, जब 85 से ज़्यादा रेशियो हो जाता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि लोकल वर्ड गर्डर रेफर्स टू, गर्डर किसको कहता है, लोकली अगर गर्डर की बात की जाए तो हम लोग एक आई बीम की बात करते हैं, चैनल गर्डर नहीं होता है, ISA यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल भी गर्डर नहीं होता है, फ्लैट स्टील को गर्डर, आई बीम को गर्डर कह सकते हैं, या कई बार गर्डर का सामान्य मतलब होता है प्लेटों को जोड़ करके बनाई गई आई बीम। आई बीम एक बनी बनाई जाती है, एक प्लेटों को जोड़ जोड़ के बनाई जाती है। जैसे ये प्लेट, एक प्लेट अलग अलग है, इनको इनको ले आ करके वेल्डिंग करना या फिर चैनलों की मदद से जोड़ना, ऐसे ऐसे चैनलों की मदद से मैं आपको जोड़ा हुआ दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी उतना समय नहीं हम लोग के पास। ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के इनके प्लेट गार्डर बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली आई बीम होता है, यही पूछ रहा है, सिंपल सी बात, देख लीजिए सब लोग। हिंदी वाले लोग देखिए, मैं हिंदी में बोल नहीं रहा हूँ बट आपके स्क्रीन पे तो है दोस्त, आप पढ़ते जाओ हिंदी वाला। कह रहा है कि गर्डरों के डिजाइन में, मैंने हिंदी में पढ़ रहा हूं, देखिए ऊपर लिखा हुआ इंग्लिश में, इन द डिजाइन ऑफ स्टील गर्डर्स, डिजाइन ऑफ स्टील गर्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू इंक्रीज द बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ, बकलिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज, बकलिंग मतलब बकलिंग जो हो रही है उसको रोके, अरे भैया वेब स्टीफनर्स, वेब स्टीफनर्स का ही काम होता है बकलिंग को रोकना। देखिए इस पर निशान नहीं लगा था, आप लोग हो सकता है पीडीएफ में भी ना लगा हो, आप लोग लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, पीडीएफ आप टिक कर सकते हैं, आप चाहें तो एडब रीडर में टिक करने के लिए आता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स होते हैं एंटी रस्ट पेंटिंग या फिर बकलिंग रोकने के लिए वेब स्टीफनर्स यूज किया जाता है। और वेब को स्टीफनर मतलब दृढ़ बनाने के लिए, स्टीफनर का मतलब होता है समथिंग दैट मेड इज रिजिड और स्टिफ इज कॉल्ड स्टीफनर। तो स्टीफनर जो होते हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं और दोनों ही को वेब स्टीफनर कहते हैं। तो वेब स्टीफनर ही हैं वो जो वेब को जो है इसका रजिस्टिंग बढ़ाते हैं इसका, ठीक है ना।
अगला कह रहा है कि अ प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर, कह रहा है कि एक प्लेट है, जैसे मान लीजिए मैंने कल आपसे बताया, कल क्या इसी में एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक टाई है मान लीजिए, एक इधर से राफ्टर आ रहा है, एक ऐसे राफ्टर आ रहा है ऊपर, आप ये इन सब को एक ही जगह पर आके जुड़ना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गसेट प्लेट का दोनों सिरों पर, क्योंकि मेंबर्स आपस में जाकर डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे, बल्कि ये गसेट प्लेट पर ये भी आके जुड़ेगा और गसेट प्लेट पर ये भी आके जुड़ेगा। तो एक प्लेट जो कई मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करती है, उस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, गसेट प्लेट। क्वेश्चन में बोला गया है अ प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड, जो एक दूसरे को जाके काटते हैं ऐसे मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, गसेट प्लेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है, गसेट प्लेट क्या हुआ, सबको समझ में आ रहा है, गसेट प्लेट क्या है सबको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ। आप जानते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, आप एक चीज बताइए इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इसके बारे में कई बार चर्चा किया हूं। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है किसी भी मेंबर की, ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, वो एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है, एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलम ऐसे बना है दोस्त, ऐसे आपका कोई कॉलम है, ऊपर से भी जो ये आई सेक्शन मत समझिएगा, ये मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, ऊपर से भी फिक्स है, नीचे से भी क्या है, फिक्स है। जब लोड लगेगा तो हो सकता है ये ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े, मतलब साइड में, क्योंकि ऊपर नीचे ये क्या था, फिक्स था दोनों तरफ से ऐसे। लेकिन अगर ये फ्री रहता, लाइक यहाँ पे ऐसे अगर हिंज होता, ये हिंज ऐसे होता, हिंज का हिसाब ये होता है, हिंज का हिसाब ये होता है ऐसे, ये हिंज का हिसाब है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के ऐसे मुड़ता, तो इस कॉलम की वो लंबाई जो मुड़ती है उसी को उसकी इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इसकी इफेक्टिव लेंथ कम होगी, ये सब मैं बता चुका हूँ, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। हिंज वाले की इफेक्टिव लेंथ पूरी की पूरी ले ली जाती है, जबकि फिक्स्ड में लगभग आधा या 0.65% रह जाता है। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि पूरे कॉलम को साइड साइड से दीवार, जैसे मान लीजिए कई बार देखते हैं ऐसे कोई कॉलम है, ऐसे कॉलम है, आरसीसी कॉलम में अक्सर ऐसे मिलेगा, और उसके अगल बगल पूरी ईंट की दीवार है, ऐसे इधर भी है और इधर भी पूरी ईंट की दीवार है। बात समझ में आ रही है, तो क्या ये लपकेगा, ये कभी भी मुड़ेगा साइड में, ये कभी भी कॉलम साइड में मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जो कॉलम लेटरली पूरा सपोर्टेड हो उसका लैम्डा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो होता है एल इफेक्टिव अपॉन होता है आर मिनिमम। तो जब एल इफेक्टिव ही 0 होगा, जो लंबाई मुड़ती है वही एल इफेक्टिव होती है, जब मुड़ेगा ही नहीं तो मुड़ने वाली लंबाई मिलेगी नहीं, तो ऊपर अगर 0 तो फिर लैम्डा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी कह रहा है कि द स्लेंडरनेस रेशियो, द एक सेकंड, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए स्टील कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ, अपनी पूरी लंबाई में क्या है, ये मैसोनरी से, मैसोनरी वॉल, मतलब स्टील कॉलम है लेकिन दोनों तरफ ईंट के मैसोनरी से क्या है, पूरी तरह से आपका वो है, पूरी तरह से बंधा हुआ है, तो ऐसे का स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये 0 होता है। 0 क्यों होगा, क्योंकि एल इफेक्टिव 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, किसी भी गसेट प्लेट जो कनेक्टिंग प्लेट थी उसी को गसेट प्लेट कहते हैं, ये मानक है, उसकी मोटाई 6 mm से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये याद कर लेना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ है कॉलम लेंथ बिटवीन, कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट। जैसे मान लीजिए एक कॉलम है जो यहाँ से ऐसे ऐसे कॉलम है, ये दोनों तरफ ऐसे फिक्स है, ध्यान समझिएगा, दोनों तरफ ऐसे क्या है, फिक्स है। अगर ये ऐसे मुड़ता, अगर बीम की तरह सोचें तो ये यहाँ मुड़ा, यहाँ मुड़ा, तो इस जगह पर हो सकता है मोमेंट क्या हो, इसमें 0 हो, इस जगह पर मोमेंट क्या हो, 0 हो। इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, बीम में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। इन्हीं दोनों के बीच के बिंदु, इस जगह पर देखिए कर्वेचर, अगर बीम ऐसे है कॉलम का तो फिर ऊपर जाके इधर सैगिंग हॉगिंग का कॉन्सेप्ट समझते तो इस पॉइंट पर मोमेंट अपना साइन चेंज करता, लेकिन यहाँ कॉलम में मोमेंट इस जगह पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इधर हो सकता है नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव, ये कॉलम में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बस,
कि जीरो मोमेंट जहाँ होता है, जहाँ पर मुड़ाव जीरो होता है, यहाँ भी मुड़ाव जीरो है, तो इसके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ। मतलब इफेक्टिव लेंथ जो होता है कॉलम का, वो किन दो बिंदुओं के बीच में, कह रहा लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ, कह रहा जीरो मोमेंट, जहाँ मोमेंट नहीं आता है उन्हीं पॉइंट के बीच की दूरी को आपका इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए ट्रस, ट्रस का सबसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ट्रस हमेशा ट्रायंगुलर होता है, ट्रस कोई भी हमेशा ट्रायंगुलर। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत फ्रेम तो ऐसे भी बन सकता है, फ्रेम ऐसे भी बन सकता है, फ्रेम कोई ऐसे भी बन सकता है, फ्रेम कोई ऐसे भी बन सकता है। पूरी दुनिया में सबसे मजबूत फ्रेम जो होता है वो ट्रायंगुलर फ्रेम होता है। पूरी दुनिया में क्या मतलब, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे मजबूत फ्रेम कोई है प्लेन में तो वो ट्रायंगुलर फ्रेम है। बात समझ में आ रही ना। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आज कोई मेरी एफर्ट से थोड़ा भी फायदा हुआ है कि हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो प्लीज़ फटाक से क्या करना है आपको मालूम है ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती की है। आगे आपको जेई की क्लासेस मिलेंगी इसी चैनल पर, आगे आपको सपोर्ट के लिए कि करियर रिलेटेड जानकारी मिलेगी, और मैं अपने 8-10 साल के सारे अनुभवों को आपके साथ शेयर करता जाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।